हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। उसमें से कुछ लेक्चर्स हो गया था। जो शुरुआती लेक्चर्स था उसमें हम लोगों ने बात किया था कि मैग्नेटिक फील्ड के ओरिजिन से रिलेटेड, कि मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिन कैसे होता है, मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन। फिर उसके बाद से हम लोगों ने देखा कि अगर मैग्नेटिक जो फील्ड का जो इफ़ेक्ट है, बेसिकली जो मैग्नेटिक फोर्स है, लॉरेंज फोर्स है, वो कैसे काम करता है, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन किया था। फिर उसके बाद से हमने देखा कि मैग्नेटिक, अगर आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो हमारा क्या होता है, उस पर एक बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स काम करता है, हमने देखा। ऑफ कोर्स ये एंगल डिपेंडेंट है। फिर उसके बाद से देखा कि चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में मूव कराते हैं तब क्या होता है। तो हमने देखा कि चार्ज पार्टिकल को इन जनरल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब मूव कराते हैं तो उस पर एक बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स काम करता है, राइट। और ये एंगल डिपेंडेंट होता है। तो मतलब ये हुआ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव करेगा या एंटी पैरेलल मूव करेगा तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करता है। इसी पे फिर बात आती है कि अगर चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में हम मूव कराते हैं और वो क्रॉस्ड फील्ड लेते हैं, बेसिकली मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो साइक्लोट्रॉन डिवाइस है उसकी। तो वहाँ पे हमने देखा कि चार्ज पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो इंक्रीज करता है। तो साइक्लोट्रॉन डिवाइस का एक्चुअली वही काम था कि उस चार्ज पार्टिकल के जो आपका काइनेटिक एनर्जी होता है उसको इंक्रीज करती है। उसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, बहुत सारा मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बताया था। उसका यूज़ एक्चुअली वो हमारा जो रिसर्च फील्ड होता है वहाँ पे यूज़ होता है, मटेरियल साइंस रिसर्च में होता है, स्पेशली न्यूक्लियर फिजिक्स में उसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो चार्ज पार्टिकल उसका हम हाई एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल का यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस में, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देखा। तो बस अब आप एनालाइज करो कि जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें क्या चीज़ें थीं। तो आप एक चीज़ पाओगे कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड था एक्चुअली वो एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड गिवन था। जो मैग्नेटिक फील्ड था वो क्या था, मैग्नेटिक फील्ड वाज गिवन एक्सटर्नली। अब हम यहाँ पे बात करें कि जैसे हम, अब ये भी हमको पता है कि अगर चार्ज पार्टिकल मान लो कि मूव कर रहा है, पहला ही लेक्चर, चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में है तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो किसी पॉइंट पे वो मैग्नेटिक फील्ड को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा। सिंस मैग्नेटिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा और उसका डायरेक्शन कैसे होगा, वो चीज़ें हमें फाइंड करना है इस लेक्चर में। एक्चुअली उसका जो नाम है टॉपिक का, आज का जो टॉपिक है उसी पे बेस्ड है, और ये है आपका बायो-सेवर्ट लॉ। हम पढ़ेंगे बायो-सेवर्ट लॉ, उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। फिर उसके बाद से कुछ होगा कि डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से डिफरेंट है। और फिर उसके बाद से एक उसके अंदर चूँकि एक रिलेशन हम देखेंगे, इसको हम बोलते हैं दिस इज एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज म्यू नॉट। और ये मैं बताऊंगा फिर, चूँकि जब लेक्चर आगे बढ़ेगा तो बेसिकली हम इसके बारे में बात करेंगे। फिर और नेक्स्ट टॉपिक होगा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, जो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे कितना है उसके बारे में हम बात करेंगे। और फिर टाइम परमिट्स वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स, ओके। तो हमारा लेट्स स्टार्ट दिस वन। तो बायो-सेवर्ट लॉ से को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ हम बात करेंगे कि अगर आपके पास, जैसे नाम बहुत सुना होगा आपने कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या चीज़ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है, लेट अस कंसीडर चार्ज पार्टिकल क्यू है, ये एक रेस्ट स्टेट में है, एक स्टैटिक स्टेट में है, ठीक है। चार्ज पार्टिकल क्या है, एक स्टैटिक स्टेट में है, स्टैटिक स्टेट और रेस्ट स्टेट में है। तो उस केस में चार्ज पार्टिकल की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, और इसको हम बोलते हैं दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक, और दिस इज नोन एज कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है।
कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अच्छा मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब चीज़ें, एक्चुअली अभी वो बायो-सेवर्ट लॉ के अंदर वो सब चीज़ें आएगा, इसीलिए वो टर्म्स बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कहाँ से जनरेट हुआ, ये आपका जो स्टैटिक चार्ज है उसकी वजह से, स्टैटिक चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, इसलिए उस फील्ड को हम क्या बोलेंगे, वो आपका बेसिकली वो जो चीज़ है उसको हम बोलेंगे दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, सो नाउ व्हाट इज मैग्नेटोस्टैटिक सिमिलरली, क्या कोई मैग्नेटोस्टैटिक भी होता है? यस, मैग्नेटोस्टैटिक्स भी है। तो मैग्नेटोस्टैटिक्स क्या है? तो आप जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फिनोमेना है, मैग्नेटिक फिनोमेना कहीं ना कहीं एक्चुअली वो चार्ज के मोशन मतलब करंट से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक करंट से ही रिलेटेड है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किससे रिलेटेड है? चार्ज से रिलेटेड है। ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड भी चार्ज से रिलेटेड है, लेकिन चार्ज का एक मोशन होना चाहिए, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं चार्ज अगर मोशन में है दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिलेटेड टू द स्टैटिक चार्ज, बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड इज रिलेटेड टू मूविंग चार्ज, यानी मूविंग चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक करंट। तो यानी कि जो मैग्नेटोस्टैटिक है, अगर आपके पास कोई करंट जो एक स्टेडी करंट है, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है अगर करंट, यानी कि स्टेडी इलेक्ट्रिक करंट हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं। स्टेडी इलेक्ट्रिक अगर करंट आपके पास है, वहाँ पे क्या होता है, वो स्टेडी इलेक्ट्रिक करंट एक हमारा क्या प्रोड्यूस करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, टाइम के साथ वेरी नहीं करता है। और जब ऐसा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के साथ वेरी ना करे, दैट इज़ नोन एज मैग्नेटोस्टैटिक। मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि स्टैटिक है, बेसिकली ऐसा ही मीनिंग हुआ। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड था जो कि स्टैटिक था, वो चार्ज की वजह से हुआ, लेकिन यहाँ पे करंट एक स्टेडी करंट है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, टाइम के साथ वेरी नहीं करता है। मतलब यहाँ पे ऐसा हो गया, आप बोल सकते हैं इट इज़ ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ओके, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारा रहा इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक के बारे में। अब बायो-सेवर्ट लॉ शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं बात करूँगा कि करंट एलिमेंट की, क्योंकि ये करंट एलिमेंट एक्चुअली बायो-सेवर्ट लॉ में आएगा। तो करंट एलिमेंट क्या है, करंट एलिमेंट की अगर हम बात करें कि जैसे एक वायर है, इस वायर के अंदर से अगर आपका करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट एलिमेंट क्या होता है, इस वायर का कोई छोटा सा एक पार्ट अगर आप ले लें, छोटा सा पार्ट ले लें, जैसे मान लेते हैं कि ये डीएल ले लिया, मतलब छोटा सा लेंथ हमने कंसिडर कर लिया, तो इस लेंथ के अंदर से भी आई करंट फ्लो होगा या नहीं होगा? तो ये जो आई डी एल होता है, इसी आई डी एल को हम बोलते हैं इट इज़ ए करंट एलिमेंट। एंड करंट एलिमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, चूंकि आई जो है वो वेक्टर नहीं है, इस पे हम वेक्टर साइन नहीं दे सकते, और डी एल इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे होगा डी एल पे हमें वेक्टर देना होगा। सो दिस इज द करंट एलिमेंट विच इज वेक्टर। और आपको पता है कि आई जो है वो करंट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों करंट स्केलर क्वांटिटी होती है? क्या करंट के अंदर डायरेक्शन नहीं है? बिल्कुल है, करंट जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी फ्लो होती है, लेकिन केवल डायरेक्शन रहने से मतलब नहीं है। क्या होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि वो वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे 3 यूनिट करंट और 4 यूनिट करंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर है, तो उनका रिजल्टेंट कितना होता है? एक्चुअली वो एंगल पे डिपेंडेंट ही नहीं है, और दोनों अगर किसी जंक्शन पे मिलते हैं तो जो रिजल्टेंट करंट का जो वैल्यू होगा वो 3 + 4 होगा, ना कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर जैसा कि वेक्टर एडिशन में होता है। कोई आपके पास 3 यूनिट वेक्टर है और 4 यूनिट वेक्टर है, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, दैट इज़ 5, राइट? ये होता है ना। इसका मतलब वेक्टर एडिशन होता है तो एंगल पर डिपेंड करता है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। लेकिन यहाँ पे है दो करंट, एक करंट आपका ऐसे आ रहा है और एक करंट मान लेते हैं ऐसा आ रहा है, तो ये जब जंक्शन पे मिलेंगे तो यहाँ से जो रिजल्टेंट करंट आपका जो निकलेगा वो कितना वैल्यू होगा? अगर ये 3 एम्पियर है, ये 4 एम्पियर है, तो एक्चुअली ये 7 एम्पियर होगा। तो क्या ये वेक्टर एडिशन हुआ? क्या ये एक दूसरे पे का जो हमारा एंगल है, इसके बीच का जो एंगल है, जैसे यहाँ पे इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, सो एंगल इज बेसिकली 90 डिग्री, क्या वो उस एंगल पे डिपेंड कर रहा है? अगर डिपेंड करता है तो ये बेसिकली 3 है और ये 4 है, तो इसका रिजल्टेंट एक्चुअली 5 होता।
ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी। अब लेकिन क्या होता है कि जो आईडीएल है उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज ए करंट एलिमेंट जो कि वेक्टर क्वांटिटी होता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं, जो हमारा टॉपिक है ये हम क्या है, बायो-सेवर्ट लॉ। तो बायो-सेवर्ट लॉ क्या होता है, तो जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि इस बार हम क्या कर रहे हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रख रहे हैं, उस चार्ज पार्टिकल की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा है बायो-सेवर्ट लॉ। ओके, बायो-सेवर्ट लॉ क्या है भाई, अगर आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर अगर आपके पास है, तो जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है आई। अच्छा, इसके अंदर से ऐसे करंट फ्लो कैसे होगा, मतलब ये ऐसा हुआ कि यहाँ से कहीं से मतलब जो है एक जो करंट हम कंसीडर इन जनरल कर रहे हैं वो एक स्टेडी करंट कर रहे हैं। यहाँ से जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, इसको हमने ऐसा जोड़ दिया इससे, तो यहाँ से कुछ क्या होगा, एक बेसिकली एक करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो चूंकि इसको ना लिखें, जस्ट हम मान लें कि ओके चलिए हमारे पास एक करंट कैरिंग एलिमेंट है, तो एक आपका करंट कैरिंग एलिमेंट अगर आपके पास मिल गया, करंट कैरिंग कंडक्टर, और इसके वजह से मान लेते हैं कोई पॉइंट हमारे पास यहाँ है P, इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे कि चूंकि एक वायर के अंदर से करंट फ्लो हो रही है, हम क्या करेंगे वही एक करंट एलिमेंट मानेंगे। जबकि अभी जस्ट मैंने बताया करंट एलिमेंट क्या होता है, यहाँ से एक छोटा सा डीएल लेंथ कंसीडर करेंगे इसका, और चूंकि इसके अंदर से भी आई करंट फ्लो हो रही है, सो आई डीएल इज द करंट एलिमेंट। तो इस आई डीएल की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, हमें उसके लिए एक्सप्रेशन हमें लिखना है। दैट एक्सप्रेशन इज बेसिकली नोन एज बायो-सेवर्ट लॉ। तो वो क्या होता है, आई डीएल का डायरेक्शन एक्चुअली इतना है, और जिस जहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड को निकालना चाहते हैं उस वेक्टर का आई डीएल के साथ जो एंगल है, लेट अस कंसीडर थीटा। सो what is the magnetic field at this point P? Consider the magnetic field is basically dB। अगर छोटा सा, क्योंकि dl की वजह से है इसीलिए हम dB कंसिडर कर रहे हैं, पूरे की वजह से नहीं कंसिडर कर रहे हैं। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है बायो-सेवर्ट लॉ में। सो अकॉर्डिंग टू द बायो-सेवर्ट लॉ द मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, द मैग्नेटिक फील्ड एट point P due to current element IDL is given by, कैसे देंगे आप, तो वो होता है dB is equal to some constant होता है into IDL क्रॉस R वेक्टर डिवाइडेड by R क्यूब। ये हमारा होता है। R क्या है, R is the distance between this one point of consideration to at the point where you want to calculate the magnetic field। ओके, तो ये हमारा हो गया। जो कांस्टेंट होता है उसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, इन मैग्नेटोस्टैटिक में ये जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, dB इज इक्वल टू होता है हमारा म्यू 0 या म्यू नॉट डिवाइडेड अपॉन 4 पाई। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl cross r vector divided by r cube. So this is the magnetic field due to current element IDL, right, at a distance r from this current element dl. Since magnetic field is a vector quantity, I have written like this, it is a vector quantity. magnetic field depend किस पे कर रहा है, आई डीएल पे, यानी कि करंट एलिमेंट पे डिपेंड कर रहा है। इस डीएल लेंथ को जितना ज़्यादा आप बढ़ाते जाओगे, इनफैक्ट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। डीएल लेंथ को तुम थोड़ा इंक्रीज करते जाओ, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज करता जाएगा। आर की वैल्यू को अगर हम बढ़ाते जाएंगे तब क्या होगा, चूंकि आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इनफैक्ट आर स्क्वायर के एक्चुअली अगर हम बात करें तो ये आर स्क्वायर आएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे उस पॉइंट को दूर आप करते जाएंगे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या है कि आई डीएल क्रॉस आर, मतलब क्या हुआ कि एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है।
समझ में आ रहा है नहीं यार? तो एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, कि अगर एंगल की वैल्यू अगर हम कंसिडर कर लें कि 0, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच का एंगल अगर हम 0 कंसिडर कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इवन 180 कर लें तो भी 0 हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज़ हम करेंगे कि इसको जरा सा एक स्केलर फॉर्म में लेके आते हैं। क्या होगा इसका स्केलर फॉर्म, जरा सा देखते हैं। स्केलर जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, ये तो वेक्टर फॉर्म है। स्केलर फॉर्म हम कैसे करेंगे, dB इज इक्वल टू म्यू 0/4 और ये हो जाएगा IDL क्रॉस R मतलब R, IDL इंटू R, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा डिवाइडेड बाई R³। ये R से ये क्यूब कैंसिल होके स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, IDL साइन थीटा ओवर R²। एक्चुअली ये जो म्यू नॉट है, ये म्यू नॉट जो है उस मीडियम का परमिबिलिटी है। सो परमिबिलिटी ऑफ इस म्यू नॉट को एक्चुअली हम बोलते हैं, म्यू नॉट इज द परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपके साथ आपके पास एप्सिलॉन 0 होता था, उसी का जो मैग्नेटिक एनालॉग है वो क्या है, म्यू 0 है। तो जैसे इलेक्ट्रिक एनालॉग क्या होता था, वो एप्सिलॉन 0 होता था कि एप्सिलॉन 0 इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना। उसी तरीके से ये चीज़ हमारा होता है। ओके, तो नाउ अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिकली वही मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड किया जो मैंने आपको बताया। अब बात आती है यहाँ पे इसकी डायरेक्शन को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो फिर से देखिए, ये सभी की सभी चीज़ें जो है कांस्टेंट है। dB का जो डायरेक्शन होगा वो इन दोनों वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, बेसिकली ये क्या हुआ, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है। उसी दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन में जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन आएगा, एक्चुअली वही डायरेक्शन क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का होगा। समझ में आ रहा है? तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, IDL का जो डायरेक्शन हुआ वो हमारा किधर हुआ, इधर हुआ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ IDL, और फिर उसके बाद से R का डायरेक्शन ये इधर है। तो हमने बताया था कि एक्चुअली A क्रॉस B का, अगर आपके पास A क्रॉस B है, A क्रॉस B का डायरेक्शन आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मान लेते हैं कि A वेक्टर हमारा इधर है, B वेक्टर हमारा इधर है, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। तो A क्रॉस B का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, A का डायरेक्शन इधर, B का डायरेक्शन इधर, क्या करेंगे, एंड दिस एंगल इज थीटा। तो ऐसा मैंने बताया था ना, A के डायरेक्शन में इसको लेके जाना है, B के डायरेक्शन में मोड़ देना है, अंगूठा जो होगा A क्रॉस B का डायरेक्शन दे देगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सो ये हमारा A क्रॉस B का डायरेक्शन, मतलब A क्रॉस B का डायरेक्शन किधर होगा, तो A क्रॉस B का जो डायरेक्शन होगा वो इनसाइड दिस, मतलब ऐसा टाइप का। इसको क्या बोलते हैं, इनसाइड, और इसको क्या बोलते हैं, आउटसाइड। परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनसाइड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटसाइड, ठीक है। यहाँ पे अब बताइए कैसा होगा, IDL का डायरेक्शन इधर है, dB R जो है इधर है, तो IDL के डायरेक्शन में लेके जाएंगे, R के डायरेक्शन में मोड़ देंगे, और अंगूठा जो होगा मतलब क्या होगा, अंदर की तरफ। इसका मतलब इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ऐसा होगा, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनसाइड इनवर्ड डायरेक्शन। ओके, ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इस केस में एक्चुअली परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस केस में क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्ड होगा या नहीं होगा, इसमें कोई समस्या नहीं। फिर उसके बाद से आता है कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होगा। ऑलरेडी हमने यूनिट निकाल के रखा है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को इस फार्मूले से निकालें। जो भी फार्मूला आपको याद है उस फार्मूले से आप यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को निकाल सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे क्या यहाँ से यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल पाएंगे, तो आंसर है यस, बिल्कुल निकाल सकते हैं। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये म्यू 0 जो कांस्टेंट है, इवन उसका भी यूनिट आपको लिखना पड़ेगा, I का, DL का, फिर उसके बाद से अगर हम बात करें R का, फिर R³ का, सबका लिखना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि म्यू 0 का तो अभी हमको नहीं पता, राइट, ये चीज़। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन हमें याद है उस एक्सप्रेशन से क्या करेंगे, वो हम B का यूनिट निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी हम लोगों ने कि मतलब कई मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हम लोगों ने पढ़ा है। जैसे F इज इक्वल टू आई थिंक IBL,
आई बी एल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ऐसा आई इंटू एल क्रॉस बी, आई बी एल साइन थीटा का तो कुछ होगा नहीं, इसीलिए आई बी एल हमने रख दिया थीटा की वैल्यू 90 डिग्री के केस में। तो बी इज इक्वल टू कितना होगा, एफ अपॉन आई एल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी का जो यूनिट होगा हम एफ बाई आई एल के यूनिट के बराबर लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर। सो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और इसी को हम टेस्ला बोलते हैं, ठीक है ना। तो सेम चीज़ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्या हुआ, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और ये हमारा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हुआ इन एसआई सिस्टम में। ओके, अब अगर हम बात करें, अगर हम इससे बात करें कि हाँ ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ठीक है अभी बताता हूँ, इसको हम बोलते हैं टेस्ला। अब एक चीज़ और, मेरे ख्याल से मैंने प्रीवियस में भी बताया था, चूँकि मैग्नेटिक फील्ड वहाँ आ चुका है, इसीलिए मैंने एक चीज़ बताया था, ये जो टेस्ला होता है वो काफ़ी बड़ा यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का। तो हम इससे छोटा यूनिट भी यूज़ करते हैं, जिसको हम सीजीएस यूनिट सिस्टम बोलते हैं। तो सीजीएस में जो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है वो कितना होता है सीजीएस में जो होता है वो गॉस होता है, GAUSS, गॉस। तो 1 गॉस इज इक्वल टू, इसको कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैपिटल T से, साइंटिस्ट का नाम है इसलिए। 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है। और ये आपका होमवर्क होगा कि 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला कैसे होता है। प्लीज़ डू इट, ओके। ये जस्ट सीजीएस है और ये आपका एसआई सिस्टम है। जस्ट आपको क्या करना है, यूनिट का कन्वर्सन करना है, फिर उसके बाद से बड़े आराम से ये चीज़ हो जाएगा, ओके। अब हमारा दूसरा टारगेट है, जनरली जो आता है वो आता है कि इस म्यू ज़ीरो का यूनिट क्या होगा। चूँकि इस एक्सप्रेशन में म्यू ज़ीरो आया हुआ है, इसका यूनिट हम कैसे लिखेंगे। तो इसका यूनिट बड़े आराम से लिख सकते हो आप। आपको मैंने बताया था यूनिट लिखने का सबसे अच्छा आइडिया क्या है कि आपको कोई भी एक एक्सप्रेशन याद होना चाहिए। जैसे हमने ये क्या किया, देखिए यहाँ पे F इज इक्वल टू आई बी एल मेरे पास एक एक्सप्रेशन था। अब हमने क्या किया, B का मुझे चाहिए, तो F का हमें पता है, फोर्स है, करंट है, और यहाँ पे लेंथ है, ठीक है। मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, जस्ट एक एक्सप्रेशन याद होना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करें कि म्यू ज़ीरो का कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, या म्यू जो नॉट है, म्यू नॉट का कैसे आप कैलकुलेट करोगे। तो उसको देखिए, जस्ट हम एक्सप्रेशन पे बात करें कि तो यहाँ पे जो म्यू ज़ीरो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, अगर आप देखिए तो ये हो जाएगा 4 पाई r dB, r स्क्वायर है एक्चुअली, ये 4 पाई r स्क्वायर dB डिवाइडेड बाई आई डी एल साइन थीटा। होगा या नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ दिस म्यू नॉट। म्यू नॉट का यूनिट क्या होगा, तो यूनिट ऑफ म्यू नॉट जो होगा वो यूनिट ऑफ दिस, इसके पूरे के यूनिट। मैंने बताया था कि अगर आपके पास एक इक्वेशन है, आप क्या करें कि इसका जो यूनिट होगा, ऑफ कोर्स चूंकि ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब इसका जो यूनिट होगा एग्जैक्टली इसके यूनिट के बराबर होगा, इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा इसके डायमेंशनल फार्मूले के बराबर होगा, ठीक है। तो यूनिट ऑफ म्यू नॉट इन एसआई सिस्टम में मैं अगर कंसीडर करूं तो क्या होगा, 4 पाई, चूंकि एक नंबर है उसका कुछ होगा नहीं, आर स्क्वायर मतलब एसआई में क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद से डीबी क्या है, डीबी इज द मैग्नेटिक फील्ड, छोटा ही बड़ा उससे कोई मतलब नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड है। तो फिर क्या होगा, क्या छोटा हो जाएगा तो आधा थोड़ी हो जाएगा यूनिट, तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये हो गया इसका। फिर उसके बाद से आपका नीचे क्या है, आई, दैट इज द करंट, एम्पियर, डीएल क्या है, मीटर, साइन थीटा का होगा नहीं, हो गया हमारा। यहाँ पे अब क्या हुआ, मीटर स्क्वायर और यहाँ पे मीटर मीटर, तो स्क्वायर वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। होगा या नहीं होगा, आप चेक कर सकते हो एक बार, प्लीज़ देख लेना। तो ये हमारा कितना हुआ, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये म्यू नॉट का हमारा यूनिट हुआ। तो यूनिट ऑफ म्यू नॉट इन एसआई इज इक्वल टू न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। देन व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला हम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि म्यू नॉट का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो किसके बराबर होगा, ऑफ कोर्स ये जो आपका जो एक्सप्रेशन है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर के डायमेंशनल फार्मूले के बराबर होगा।
क्या लिख सकते हैं इसको, न्यूटन मतलब mLT-2 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा mLT-2A-2। सो दिस वन बी द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ म्यू नॉट। हो गया, ठीक है, ये चीज़ हम कर सकते। तो इसको थोड़ा सा याद रखना है कि म्यू नॉट का जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक है ना, ये थोड़ा सा चेक कर लेना। अच्छा, अब जैसे एग्ज़ाम में अगर बात आती है कि एग्ज़ाम में अगर बायो सेवर्ट लॉ आता है तो आपको लिखना कैसे है, तो आप स्टेटमेंट लिखेंगे बायो सेवर्ट लॉ का, कि बायो सेवर्ट लॉ को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो फिर उसके बाद से आप लिखेंगे, मतलब ऐसा कंसीडर कर सकते हैं, कंसीडर ए करंट कैरिंग एलिमेंट हैविंग इन विच आई करंट इज फ्लोइंग and then the magnetic field at any point P as shown in the figure is given by the following expression। वहाँ से वो भी हो जाएगा, that is the बायो-सेवर्ट लॉ एक्चुअली। उसको लिखने के बाद में आपको सारे पैरामीटर्स को क्या कर देना है, जस्ट डिफाइन कर देना है कि जो आइडियल है, डीएल क्या है, वहाँ पे हमने एक करंट एलिमेंट ले लिया है। देखिए एक्सप्रेशन से ही आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि कौन सा मैग्नेटिक फील्ड किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। आप अगर उसको सेंटेंस में लिखना चाहते हैं सेंटेंस में लिख सकते हैं। वो सेंटेंस में भी जब आप लिखेंगे तो बेसिकली वो कहाँ से आपने लिखा है, सेंटेंस में भी जो आपने लिखा है वो एक्सप्रेशन ही देख करके लिखा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं कि dB जो है वो किसके बराबर होता था, μ0/4 पाई IDL sin थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि dB इज प्रोपोर्शनल टू IDL, जो कि हमने ऑलरेडी बोला था कि DL अगर ज़्यादा, यानी कि अगर इस करंट एलिमेंट को आपने ज़्यादा ले लिया, करंट का जो मैग्नीट्यूड है उसको आपने इंक्रीज कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पे बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है। और फिर उसके बाद से किस पर डिपेंड कर रहा है, आर स्क्वायर के। तो dB जो है वो क्या हो जाएगा, dB इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, इस पर डिपेंड कर रहा है। आर स्क्वायर की वैल्यू, यानी कि आर की वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू उतना कम होता जाएगा। और कैसे डिपेंडेंसी कैसी है, डिपेंडेंसी है आर स्क्वायर की, और तेजी से डिक्रीज होता जाएगा। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, ऐसा करके होगा। मतलब ऐसा हुआ कि r इज इक्वल टू 2 मीटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, r इज इक्वल टू 4 मीटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, उसका स्क्वायर से डिक्रीज करेगा वो, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो उसको आप कैसे भी मतलब जो है सेंटेंस में, तो सेंटेंस में लिखना सीखना है कि सेंटेंस में हम कैसे इस चीज़ को लिखेंगे। ओके, अब अगर हम बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस बिटवीन E एंड B, ऐसा लिख देता हूं, डिफरेंस बिटवीन E एंड B। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन E एंड B? तो अभी देखा एक चीज की इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आते कैसे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है वो आपका किसकी वजह से, जो हमारा स्टैटिक चार्ज है Q अगर आपके पास है, उसके पास से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। मतलब चार्ज स्टैटिक स्टेट में रहने से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। लेकिन यही चार्ज स्टैटिक स्टेट में है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, चार्ज का मोशन होना जरूरी है, मूविंग चार्जेस, राइट। तो ये चीज हो गया कि मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड दे देता है, ठीक है। अब फिर उसके बाद से एक चीज आता है कि यहाँ पे जो स्टैटिक चार्ज Q है, स्टैटिक चार्ज Q है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो एक जो फिजिकल क्वांटिटी है आपका चार्ज, उस चार्ज जो है वो क्या है, क्या एक स्केलर क्वांटिटी है, उसकी वजह से जनरेट होता है। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी वजह से, तो मैग्नेटिक फील्ड अभी हमने देखा कि एक्चुअली वो एक करंट एलिमेंट डीएल की वजह से जनरेट हो रहा है, ये डीएल। और डीएल क्या है, ऑफ कोर्स ये मूविंग चार्जेस ही है, लेकिन उसको हम क्या लिख रहे थे, आई डीएल क्या है, आई डीएल की वजह से जनरेट हो रहा है, दैट इज व्हाट, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, एक स्केलर क्वांटिटी है चार्ज जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। अब कुछ देखिए, इसमें सभी चीज मैं बोल रहा हूं कि सिमिलरिटी या डिफरेंसेस। फिर उसके बाद से और भी क्या चीज हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, अभी हमने देखा कि B जो है वो क्या होता है, μ0/4 पाई IDL sin थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी इसी को हम बोलते हैं इट इज ए इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है।
और ये इसको हम लॉन्ग रेंज भी बोलते हैं इसी की वजह से। अगर डी बी प्रोपोर्शनल टू यानी कि कोई भी क्वांटिटी 1/r² के प्रोपोर्शनल होती है तो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो, इसी को बोला जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रही है, और इसी को हम बोलते हैं इट इज़ अ लॉन्ग रेंज। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्चुअली ऐसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0 दैट इज Q1/r² या Q/r², ऐसा होता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती है 1/r² के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब क्या हो जाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक लॉन्ग रेंज है, एक लॉन्ग रेंज है। लॉन्ग रेंज का मतलब क्या है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। लॉन्ग रेंज का मतलब क्या है, लॉन्ग रेंज का मतलब अगर आप ये देखिए एक शॉर्ट रेंज होता है, एक लॉन्ग रेंज होता है। मतलब ऐसा हुआ कि बहुत ही कम डिस्टेंस पे अगर कोई जो फिजिकल क्वांटिटी है वो आपका जीरो हो जाए, वैनिश हो जाए, मतलब एग्जैक्टली जीरो हो जाए, उसको हम बोलते हैं इट इज ए शॉर्ट रेंज टाइप का, उसको हम शॉर्ट रेंज। लेकिन अगर कोई क्वांटिटी जीरो होने के लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाना पड़ रहा है जीरो होने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं इट इज ए लॉन्ग रेंज। जैसे यहाँ पे है आर की वैल्यू एक्चुअली वो डिपेंडेंट है, जैसे ये ऐसा करके जाएगा ऐसा करके, लेकिन क्या होता है बहुत दूर, मतलब इन्फिनिटी पे व्हेन आर टेंड टू इन्फिनिटी ई टेंड टू जीरो, ऐसा होगा। ई इज टेंडिंग टू जीरो है बट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा टाइप का है, ठीक है। लेकिन शॉर्ट रेंज में क्या होता है कि वो पूरा का पूरा वैनिश हो जाना चाहिए, ऐसा, दैट इज द शॉर्ट रेंज, और ये एक लॉन्ग रेंज ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये रहा हमारा कुछ डिफरेंस। अब एक और जो डिफरेंस है इसमें वो क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंगल डिपेंडेंट है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये एंगल डिपेंडेंट, एंगल डिपेंडेंट है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नॉट एंगल डिपेंडेंट, मतलब कोई एंगल इंडिपेंडेंट है, ऐसा बोल सकते हैं, एंगल इंडिपेंडेंट है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इसके अंदर से आप देख सकते हो जस्ट Q/r² है, कहीं भी आपका कोई ऐसा नहीं है कि कोई क्रॉस प्रोडक्ट आया हुआ हो या फिर कुछ ऐसा आया हुआ हो कि वो एंगल पे डिपेंड कर जाए। या आप बात कर सकते हैं कि E इज इक्वल टू, बेसिकली जनरली ऐसा कि E इज इक्वल टू F/Q, ऐसा कुछ करके ऐसा ही होता है एक्सप्रेशन। यहाँ पे भी आपका कोई ऐसा नहीं है कि A×B टाइप का कोई राइट साइड में क्वांटिटी है जिसकी वजह से उसके एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है। यहाँ से भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ से आपको दिख रहा है, यहाँ से बिल्कुल दिख रहा है कि dB जो है वो आपका एंगल डिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर सिस्टम के अंदर करंट भी है और जो आपका डिस्टेंस आपने, जैसे कि अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे करंट I फ्लो हो रही है, यहाँ पे आपका पॉइंट P है जिस पर आपने मैग्नेटिक फील्ड अभी निकाला था, इस पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्चुअली इसके बीच के एंगल पे। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे बताता हूँ, समझ में आ रहा है ना कि एंगल डिपेंडेंट, इसी एंगल को आप छोटा करते जाओ। मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट को अगर मान लो कि हम खिसकाते हुए यहाँ लेके जाएं, ये एंगल छोटा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। देखिए इस पॉइंट को अगर हम यहाँ कर दें तो ये एंगल क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। इसको हम यहाँ कर देंगे, एंगल और छोटा हो जाएगा। अब अगर हम बात करें इस पॉइंट को एग्जैक्टली यहाँ लेकर के आए, तब एंगल कितना हो गया, एंगल कितना हो गया, वो 0 हो गया। उस केस में sin 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ऑल्दो इसके अंदर से करंट फ्लो हो रही है फिर भी। तो हुआ क्या कि अगर आपका जैसा कोई अगर सिचुएशन ऐसा हो जाए, अगर कोई सिचुएशन ऐसा आपका हो जाता है कि यहाँ पे मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे एक करंट है और इसमें IDL आपने कंसिडर कर लिया है। इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इस एंगल पे डिपेंड करेगा। इसी एंगल को हम छोटा करते जाएं, मतलब ये हुआ इस पॉइंट को हम खिसका करके एग्जैक्टली इसके सर के ऊपर लेकर के चले जाएं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हो कि जैसे ही इसको हम इधर खिसकाएंगे वो एंगल जो होगा हमारा क्या होता जाएगा, एंगल हमारा कम होता जाएगा, और जस्ट इसके सर के ऊपर जो होगा एंगल 0 हो जाएगा। तो जब जैसे ही एंगल 0 होगा और dB जो होता है वो प्रोपोर्शनल है आपका साइन थीटा के, एंगल 0 dB 0, मतलब मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। और एग्जैक्टली इसका उल्टा, जब एंगल को बढ़ाते भी जाओ आप, जैसे मान लो यहाँ पे कर दिया तो एंगल इतना हो गया, यहाँ पे कर दिया तो एंगल बेसिकली इतना हो गया। अब इसी को आप यहाँ पे करते जाओ, एग्जैक्टली
इसके नीचे जस्ट इसकी इसी के लाइन में, तो इसका मतलब एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री पे भी साइन 0 होता है, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा डी बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं कि रिलेशन बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज, वन इज एप्सिलॉन नॉट, वन इज म्यू नॉट। ओके, तो ये दोनों क्वांटिटी को हम डिस्कस करते हैं। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, चलिए ये एग्जाम में एक्चुअली पूछा जाता है, रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट। ये जो इलेक्ट्रिकल एनालॉग है ये मैग्नेटिक एनालॉग है। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस दोनों। फिर उसके बाद से हम बात करते हैं कि ये जनरली ऐसा आता है और कभी कभी ऐसा पूछ देता है कि एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, यूनिट क्या होगा। कभी कभी ऐसा दे देता है कि शो दैट एप्सिलॉन नॉट इंटू सी नॉट इज इक्वल टू 1/c² वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, कभी कभी ये चीज़ प्रूफ करने के लिए देता है। इन जनरल ऐसा पूछ देता है कि एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई सी म्यू नॉट का जो यूनिट होगा वो कितना होगा, या डायमेंशनल फार्मूला होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो देखिए अगर पूछा ये आपसे, अगर ऐसा पूछा कि फाइंड द यूनिट ऑफ जैसे SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट, ऐसा क्या प्रोसीजर होगा, कैसे आप कैलकुलेट करोगे इसको, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अच्छा, पहला एक जो कन्वेंशनल वे है वो क्या है, पहले एक काम करें यार, इसमें तो क्या है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है कि फाइंड द SI यूनिट पूछा है। पहले हम क्या करें, एप्सिलॉन नॉट का आपका यूनिट पता है, एप्सिलॉन नॉट का रख दिया आपने, फिर उसके बाद से म्यू नॉट का रख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, वो हमारा यूनिट हो गया। ऐसे ही करेंगे। फिर उसके बाद से क्या करेंगे, उसका हम डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, इसका डायमेंशनल फार्मूला, दोनों को मल्टीप्लाई करके रख दिया डायमेंशनल फार्मूला। तो ये बहुत ही कन्वेंशनल तरीका होता है। ठीक है, लेकिन अगर दिक्कत यह है कि हमको अगर एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट का यूनिट एक्चुअली अगर हमको पता नहीं था तब क्या करते और आपको एग्जाम में आ गया है। तो इसीलिए कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि आपको डायरेक्ट आपको याद रहना चाहिए वो चीज़ कि इसका जो है एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट का यूनिट क्या होता है, वो डायरेक्टली आपका वो 1/c², मतलब ये जो 1 लाइट का स्पीड इन वैक्यूम का स्क्वायर, ऐसा टाइप का हो जाता है। अभी हम निकालेंगे उसकी वैल्यूज़ कितनी आएगी और फिर उसके बाद से इवन उसका जो यूनिट आएगा वो कितना आएगा। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम कैसे करेंगे। इन जनरल वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब हम वो करंट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये सब पढ़ते हैं वो या फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस और कैपेसिटेंस में CR का यूनिट पूछता है, C/R का, ठीक है, RC का यूनिट, ऐसा डायरेक्ट पूछ देता है। ठीक है, तो उसको जस्ट टोटल याद रखने से अच्छा है। तो हम अगर बात करें यहाँ पे तो बेसिकली हम अभी ऐसा ही करेंगे कि एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट का वैल्यूज़ के साथ हम पुट कर देंगे, फिर देखते हैं कि कैसा जो वैल्यू आता है वो कितना आता है। तो अभी हमको एक चीज़ पता है कि एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। इसकी वैल्यू क्या होती है ये किसी को याद है? तो हमको इतना पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है वो कितना होता है 9 × 10⁹ लेकिन यूनिट क्या है यहाँ पे आप यूनिट क्या लिखोगे, मतलब यहाँ पे जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, एक्चुअली मुझे भी याद है नहीं, तो उसको मैं क्या करूँगा, जस्ट F इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r², ये होता है। r² उधर चला जाएगा, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर²/कूलम² हो गया, याद रखने का ज़रूरत नहीं है। तो ये हुआ हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि मुझे एप्सिलॉन 0 चाहिए, इसका मतलब यहाँ से हम अगर एप्सिलॉन 0 को लेकर के जाएं इधर, तो एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁻⁹
और चूंकि इसको भी इधर लेके आना पड़ेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम स्क्वायर ऊपर चला गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? सो इट इज़ लाइक दिस। तो ये हमारा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारी निकल गई। फिर उसके बाद से यहाँ पे जो बायो-सेवर्ट लॉ में है, मेरे ख्याल से मैंने उसको मिस कर दिया, नहीं बोला, लेकिन यहाँ पे बोल देता हूँ कि ये जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू आया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, उसकी वैल्यू होती है एक्चुअली 10⁻⁻7 10⁻⁻7। और इसका यूनिट क्या होगा? अभी हमने वो निकाला था, इट इज न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो म्यू नॉट की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? इट इज़ 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। हो गया या नहीं हो गया? दोनों वैल्यू आपको मिल गई। इन दोनों वैल्यूज़ को आप यहाँ पे रख देंगे। रख देने के बाद देखिए वैल्यू कितनी आती है। तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁹, और ये कितना हो जाएगा? ठीक है, यूनिट के बारे में अभी थोड़ा सा बाद में बात करते हैं, पहले ये देखते हैं कितना आता है। तो इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 10⁻⁻7 को एक्चुअली आप नीचे लेकर के जाएं और ये होगा 9 इंटू 10⁻⁹, और ये हो जाएगा +7, 1/9 इंटू 10⁻16 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इसको क्या लिख सकते हैं भाई? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, 3 इंटू 10⁸ और स्क्वायर। 3 इंटू 10⁸ को क्या लिख सकते हैं? तो ऐसा बोलेंगे सर ये तो मतलब जो है स्पीड ऑफ लाइट है, लेकिन क्या इस नंबर को जस्ट देख करके बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट है? नहीं, ये नंबर है। आप इसको कंफर्म तब होंगे जब इसके साथ में उसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, और चूंकि ये स्क्वायर है मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, तब आप कंफर्म बोल सकते हैं ओके नाउ दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का वो स्क्वायर, तब बोलेंगे। जस्ट नंबर देख करके आप नहीं बोल सकते। तो हम क्या करेंगे, पहले अभी वो यूनिट में भी थोड़ा इधर उधर खुराफात करना पड़ेगा, यूनिट में भी करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? अब देखिए, अब इसीलिए मैंने यूनिट नहीं लिखा था पहले, यहाँ ही यूनिट में लिख सकता था। तो 3 इंटू 10 यही चीज़ समझाना था मुझे कि जस्ट नंबर देख करके आप पता नहीं करोगे कि वो जस्ट सी हो गया, नहीं, आपको यहाँ पे यूनिट भी देखना पड़ेगा कि यूनिट कितना आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं ऐसा बोलूँ 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे आपका यूनिट में मतलब जो है केवल न्यूटन आ रहा है, तो क्या ये आपका उसी हो जाएगा? नहीं, आप यूनिट से कंफर्म करोगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास जो यूनिट था वो क्या हुआ, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर, ये आपके पास हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या आया था? नहीं, ये एप्सिलॉन का, हाँ एप्सिलॉन का जो होगा कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हुआ। फिर उसके बाद से इसकी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये आपका म्यू नॉट का हो गया। न्यूटन से यहाँ पे न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, और कूलम है, यहाँ पे एम्पियर है। कूलम और एम्पियर में कुछ रिलेशन होता है कि नहीं? आपको पता है Q इज इक्वल टू आई इंटू टी के बराबर होता है। Q जो है वो कूलम है, I जो है एम्पियर है, और T क्या है, सेकेंड है। अब यहाँ पे देखिए कूलम बाई एम्पियर किसके बराबर होगा, वो सेकेंड के बराबर होगा। इसका मतलब कूलम बाई एम्पियर का जो स्क्वायर होगा वो सेकेंड स्क्वायर के बराबर होगा। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ कि 1/3 इंटू 10⁸ इसका स्क्वायर, और यहाँ पे कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम्पियर स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर। अब इसी चीज़ को सेकेंड स्क्वायर को हम नीचे भी लेके आ सकते हैं, यहाँ से सेकेंड स्क्वायर, और फिर उसके बाद से क्या होगा, यहाँ पे मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर, मतलब क्या हुआ, मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे पूरे क्वांटिटीज़ को, पूरे चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाइड बाई, यानी कि मीटर पर सेकेंड और टोटल स्क्वायर। अब इस चीज़ को क्या लिखेंगे आप, अब ये सी है क्योंकि यहाँ पे मीटर पर सेकेंड आया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट, दैट इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, तो इसको कभी कभी ऐसा जनरली पूछता है प्रूफ करने के लिए भी, कि कभी कभी ये भी एक्सप्रेशन दे देता है ऐसा कि आप प्रूफ कीजिए 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट जो होता है वो किसके बराबर होगा, वो सी के बराबर हो जाएगा।
जाएगा, ऐसा करके। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है कि कैसे प्रूफ किया जाता है इसको, जस्ट वैल्यू रख करके। लेकिन अब आपको जब ये चीज़ पता हो गया है तो आप जो है इसको पूरे क्वांटिटी का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको याद करके रखें। अदरवाइज फिर से एग्जाम में वही होगा कि आपको म्यू नॉट का रखना पड़ेगा, एप्सिलॉन नॉट का रखना पड़ेगा। और एग्जामिनेशन में क्या होता है, हमारे पास टाइम की कमी रहती है। जनरली कभी सब स्टूडेंट से पूछो तो वहाँ पे होता है कि सर थोड़ा टाइम मिल जाता तो कर लेते। तो टाइम जो वेस्टेज होता है एक्चुअली इन्हीं सब में होता है कि इस चीज़ को अगर याद रहता तो आपको ये सब कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं होता है। तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का जस्ट डायरेक्ट वैल्यू हम पुट कर सकते थे। ओके, अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर टॉपिक जो कि आज का हमारा ये वाला होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। तो व्हाट इज दिस वन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर करंट कैरिंग जो कॉइल है वो उसके एक्सिस पे निकालना है, ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस। मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक सर्कुलर लूप है। सर्कुलर लूप की वजह से इसके अंदर से हमारा जो करंट फ्लो हो रही है वो कितना फ्लो हो रही है, और मान रहे हैं हम कि जो हमारा जो करंट का जो डायरेक्शन है वो क्या है, करंट का डायरेक्शन हम ऐसा करके मान रहे हैं कि ये ऐसा आ रहा है, मतलब ऐसा करके हमारा करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट का फ्लो कैसा हो रहा है, ऐसा करके वायर के अंदर। ठीक, इसका सेंटर यहां पे होगा, इस सेंटर का ये वाला एक्सिस होगा, ये एक्सिस होगा इसका, है ना, ये एक्सिस होगा। इसके अंदर से आई करंट हमारी फ्लो हो रही, इससे x डिस्टेंस पे कोई हमारे पास पॉइंट है, x डिस्टेंस पे, यहां से ये डिस्टेंस हम अगर कंसीडर करें, दिस डिस्टेंस इज x, यहां से ये इसका रेडियस कंसीडर कर सकते हैं r, और यहाँ पे कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, कोई पॉइंट P है, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे अभी देखना है। तो हम एक चीज़ करें, बायो-सॉवर्ट लॉ का ऑफ कोर्स यूज़ करेंगे, बायो-सॉवर्ट लॉ का यूज़ करेंगे। पहले हम क्या करें कि ये जो हमारा करंट कैरिंग लूप है, इस लूप को हम देखिए, जैसे अभी हमने एक चीज़ देखा था कि मेरे पास अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रहता है, उससे अगर इसके अंदर से आई करंट फ्लो हो रही है और यहाँ पे आपने करंट एलिमेंट आई डी आपने कंसिडर कर लिया, इसके पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। हम एक्चुअली यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे। यहाँ पे आपने छोटा सा डी एल यहाँ ले लिया, यहाँ पे छोटा सा डी एल, यहाँ पे छोटा सा डी एल, ऐसे इसको काट सकते हैं, नहीं कर सकते, काट सकते हैं। मेरे पास एक सर्कल है, इस सर्कल को छोटा छोटा डी एल में काट सकते हैं, नहीं काट सकते, DL1 DL2 जो भी है, मतलब या इवन DL में काट सकते हैं, DL1 DL2 ऐसा करके काट सकते हैं। और सबके वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने, और सभी मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या करें, चूंकि ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी फॉलो करता है, उसका जस्ट वेक्टर एडिशन हम ले लेंगे, वहाँ पे वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही करें। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कि हम क्या करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड निकालने का क्या तरीका, कि इसमें कोई DL लेंथ ले लिया, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, फिर छोटा सा कोई DL लेंथ, उसकी वजह से फिर उसके बाद से ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद से हम क्या करेंगे, सम कर देंगे टोटल, यही काम करेंगे। अब वो कैसे करें, तो हम उसके लिए एक चीज़ करते हैं, हाँ, एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ। ओके, तो अभी देखते हैं। देखिए, ये मेरे पास करंट कैरिंग लूप है। ठीक है, तो करंट कैरिंग लूप को मैंने ऐसे करके रखा है,
और करंट जो है ऐसा करके फ्लो हो रहा है इसके अंदर से, करंट डायरेक्शन ऐसा है, करंट ऐसा, मतलब ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही। इसका सेंटर ये होगा, सेंटर यहाँ पे है, एक्चुअली ये चॉपस्टिक है। फिर उसके बाद से इसके एक्सिस पे, इसका बेसिकली एक्सिस ये होगा, इसके जो सेंटर से पास करे, यहाँ पे देखिए इसका एक्सिस ऐसा होगा, एक्चुअली ऐसा ही दिख रहा है, देखिए ऐसा ही दिख रहा है। और इसके एक्सिस पे कोई पॉइंट है, मान लेते हैं कि यही पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, अब हम एक चीज़ करेंगे कि यहाँ से हमने एक डीएल लेंथ ले लिया, मतलब क्या, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ हमने कुछ काट लिया, यहाँ से डीएल लेंथ, और डीएल लेंथ काटने के बाद में हम बोल रहे हैं कि इस डीएल लेंथ की वजह से इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा। तो इस डीएल की, चूंकि करंट ये है हमारा, इस डीएल की वजह से इस पॉइंट पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा या किधर होगा, ठीक है। तो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, कैसे, देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे एक लाइन, ये जो मैंने बनाया यहाँ पे लाइन, यहाँ से ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, एक्सिस पे ऐसा बनेगा ये लाइन। तो ये लाइन अगर एक्सिस पे ऐसा बना, ठीक है, तो फिर उसके बाद से हम जो है वो जो बायो-सेवर्ट लॉ है उसका यूज़ करेंगे। तो बायो-सेवर्ट लॉ, आइडियल मतलब यहाँ का जो डीएल है और ये आपका आर वेक्टर, एक्चुअली उस केस में ये होगा जो ये पूरा का पूरा है इसका, तो आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ये हम निकाल लेंगे। मान लेते हैं ये स्मॉल आर है इस पॉइंट पे, तो कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगा आई डी एल, क्योंकि इसका लेंथ हमने डी एल माना है, डी एल क्रॉस आर वेक्टर, या इसको हम ऐसा लिखें कि आर, ठीक है, आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ऐसा लिखा जा सकता है। अच्छा, अब इसमें से एक चीज़ हमें कंसिडर करना होगा कि आई डी एल क्रॉस आर का जो हमारा डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, डायरेक्शन हमारा किधर होगा, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन के जस्ट उसके पहले एक चीज़ और, मैं इसको स्केलर फॉर्म में लिखता हूँ कि क्या लिख सकते हैं, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, लिखा जा सकता है नहीं, कैसे, अभी मैंने इसके पहले बताया था, आई डी एल क्रॉस आर है, आई डी एल आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब, आर से ये क्यूब का एक कट जाएगा तो नीचे आर स्क्वायर हो जाएगा, आई डी एल साइन थीटा हो जाएगा। व्हाट इज थीटा, एक्चुअली ये जो डेरिवेशन है ना, इस डेरिवेशन में ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो जो थीटा है। अगर आपने इस थीटा की वैल्यू को समझ लिया, फिर उसके बाद से ये डेरिवेशन कुछ भी नहीं रह जाएगा, ठीक है। कैसे, ये थीटा है क्या, बस वही समझना है। थीटा जो है वो आई डी एल और फिर ये जो आर है, आई डी एल और आर के बीच का एंगल है, एक्चुअली यही थीटा है, ठीक है। और एक्चुअली ये जो थीटा है वो 90 डिग्री होगा, वही मुझे शो करना है बस, एक्चुअली मुझे वही बताना है, मेरा पर्पस वही है, क्योंकि इस थीटा की वैल्यू अगर आपने समझ लिया कि कैसे 90 डिग्री है, ये पूरा कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। तो देखें कैसे, मतलब जो है वो 90 डिग्री हुआ। मैंने बताया कि ये हमारा सेंटर है, यहाँ से ये इसका एक्सिस है, इस एक्सिस पे आपने जो है मतलब क्या निकाला हुआ है, जस्ट मैं उसको ऐसा कंसीडर करता हूँ, मान लेते हैं कि ये हमारा एक्सिस वाला पॉइंट है, ऐसा कर लूँ क्या, ऐसा करके हुआ। अब ये एक्सिस हो गया इसका, ठीक है। अब एक चीज़ करते हैं, यहाँ पे ये है पॉइंट, ये है ऐसा पॉइंट, ये है हमारा, राइट, यही है ना पॉइंट, ये जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ये देखो आप, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ऐसा, राइट, समझ में आ रहा है। आईडीएल क्या था, आईडीएल मतलब करंट जो है वो कैसे फ्लो हो रही है, करंट जो हमारा मतलब किस डायरेक्शन में हमने करंट लिया है, ऐसा करके, ठीक है, मतलब ये डायरेक्शन में हमने करंट लिया है, डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा भी ले लो आप, कोई इशू नहीं। यहाँ पे हमने क्या किया, ऐसा करके कंसिडर किया, ये वाला ऐसा, जस्ट हमें एंगल दिखाना है। तो अगर बात करें
आईडीएल का जो डायरेक्शन है वो कैसा हुआ, देखो आप, आईडीएल एक्चुअली ये है, यहाँ से यहाँ ये डायरेक्शन है आईडीएल का, और ये जो आर मान रहे हो ये आर ऐसा है, इसके बीच का एंगल कितना है जरा बताइए। आईडीएल का डायरेक्शन ये और आर का डायरेक्शन ये, इसके बीच का एंगल कितना है, दैट इज 90 डिग्री। इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है या नहीं है, देखो आप, मतलब मैं कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ, मैं एंगल की बात कर रहा हूँ ये वाला, ये वाला, ये एंगल कितना है, क्योंकि ये इसके जस्ट सेंटर से होके जा रहा है, राइट, इसके सेंटर से नहीं, इसके एक्सिस से होकर के जा रहा है। अगर एक्सिस से अगर हम डिस्प्लेस कर देते हैं इसको, एक्सिस से अगर आप डिस्प्लेस कर देंगे तो फिर एंगल चेंज हो जाएगा। देखिए ये जो एंगल एक्चुअली 90 डिग्री है, लेकिन ये एक्सिस से होकर के जा रहा है। एक्सिस पे आप छोटा बड़ा कर सकते हो इसको, एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे आप इसका वेरिएशन करेंगे, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। लेकिन अगर आपने जैसे ही एक्सिस को छोड़ दिया, एक्सिस को छोड़ देने से ये एंगल चेंज हो जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, अभी एक्सिस पे निकालना है। इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल जो हो जाएगा ये ऐसा करके हो रहा है, देखिए ऐसा करके। एक्चुअली वो 2D में फिगर में इसीलिए समझ में नहीं आ रहा था, जस्ट इसको हमारा ये केस है, और यहाँ पे एंगल कितना हो रहा है, सो दिस एंगल इज बेसिकली 90 डिग्री। जब एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा क्या होगा, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। उस समय हमारा dB होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, μ0/4 पाई IDL डिवाइडेड बाई r²। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। चूंकि मैं बोल रहा हूँ कि मैग्नेटिक मतलब करंट जो है हमने जो कंसिडर किया ऐसा करके, तो करंट का डायरेक्शन हमारा इधर है, करंट का डायरेक्शन किधर है, इधर है, और ये जो आर है आपका इस साइड में है, आर इधर है, ठीक, करंट का डायरेक्शन इधर, आर का डायरेक्शन इधर। अब कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ये ऐसा करके कैसे निकालेंगे, ये हमारा आईडीएल क्रॉस आर, आईडीएल हमारा इधर है और आर जो है एक्चुअली इधर है, चूंकि आर थोड़ा सा नीचे है ना, झुका हुआ है, तो आईडीएल ये क्रॉस आर, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, इधर जा रहा है या नहीं जा रहा है, ऐसा करके। एक्चुअली ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा आईडीएल और आर दोनों के परपेंडिकुलर होगा। एक चीज़ याद रखना है ये चीज़, ठीक है, चूंकि ये A क्रॉस B टाइप का होता है। आईडीएल इधर है और आर हमारा नीचे की तरफ, और जैसे ही मोड़ दिया आपने आईडीएल क्रॉस आर जो है हमारा इधर हो रहा है। इसका मतलब यहाँ से कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो आईडीएल एक्चुअली ये कुछ ऐसा करके रखा हुआ है, आईडीएल यहाँ पे है और नीचे आर है, मोड़ देंगे तो इधर मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हमारा इधर जाएगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दैट आईडीएल एलिमेंट। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये हमारा हो जाएगा। अच्छा, इधर होने का क्या रीजन है, मैंने वही बताया कि A क्रॉस B का जो डायरेक्शन है, क्योंकि ये आपको पता है आईडीएल क्रॉस आर, यानी dB जो होगा वो जो आर वेक्टर आपने लिया है, ये जो आर वेक्टर आपने लिया है इस आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर है या नहीं है, इट मस्ट बी परपेंडिकुलर, यस। तो ये जो है हमारा क्या होगा, dB हमारा उस डायरेक्शन। समझ में आया कि नहीं आया, मेरे ख्याल से एक बार और मैं समझा देता हूँ कि यहाँ से अगर देखिए, अगर ये ऐसे अगर होता तो क्या होता, बहुत सिंपल होता कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर ऐसे होता तो कैसे होता, जैसे ये अगर हम मान लेते हैं, जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार देख सकते हैं कि कैसे मतलब जो है होगा। ये करंट जो है हमारा इधर जा रहा है, करंट हमारा किधर जा रहा है, या करंट का डायरेक्शन कुछ भी ले लो, मतलब मान लो इधर ले लो, या मैंने शायद इधर ही ले लिया है, तो करंट का डायरेक्शन हमने इधर ले लिया और हमारा आर इधर है, करंट डायरेक्शन इज आर इज दिस, मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा, आर के डायरेक्शन में हम लेके जाएंगे, आईडीएल के डायरेक्शन में पहला और आर के डायरेक्शन में उंगली को मोड़ देंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंगूठा दे देगा। लेकिन अगर ये ऐसा होता तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इधर होता, लेकिन चूंकि ये इधर ऐसा है, इसका मतलब क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा करके जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये हमारा हुआ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू dB का ऐसा हो गया, ठीक है। अब उसी की तरीके से अगर आप बात करो कि इसी का इतना ही सेम एलिमेंट DL यहाँ पर भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, जिसमें करंट एक्चुअली ऐसे फ्लो होगी, उल्टा करंट फ्लो होगी, ठीक है। जैसे आपने पहले जो करंट को माना था वो इस डायरेक्शन में माना था, इस डायरेक्शन में लेकर के आपने किया, लेकिन करंट ऐसे घूमते हुए ऐसे करके भी तो आएगी, तो इधर जिधर करंट इधर जा रहा है तो उसका उल्टा इधर,
तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होगा, आइडियल क्रॉस आर, मतलब किधर हो जाएगा, आइडियल क्रॉस आर, ऐसे करके इधर जाएगा, राइट। इसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा। इसको जस्ट आप चेक करके देख सकते हो, एग्जैक्टली जैसा ये है। मेरे ख्याल से वो प्रैक्टिकल करने से ज़्यादा अच्छा है। आप ऐसा कोई रिंग ले लो और फिर उसके बाद से एक लॉन्ग जो है एक कुछ वायर ले लो, जिससे आप इसको देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आएगा। अब चूंकि यहाँ का ये आर सेम है, ये आई डीएल सेम है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा एक्चुअली मैग्नीट्यूड में तो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन में एक्चुअली अलग होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इक्वल नहीं होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा। अब बात करते हैं एक चीज़ यहाँ पे कि इस मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा पार्ट को हम कंसीडर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड निकल गया, अब हम क्या करेंगे, इस सभी डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें, फिर उसके बाद से जोड़ लें, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे ही करके जाएगा। सभी का मैग्नेटिक फील्ड हमें निकाल सकते हो आप। एक्चुअली इसका ज़रूरत नहीं, जस्ट इसको मैंने समझाने के लिए रखा है। तो समझाने के लिए मतलब क्या है कि इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि इस मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा पार्ट सर्वाइव करेगा, एक्चुअली वहाँ पे हमें देखना है। तो डीबी में यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड होंगे का कंपोनेंट होगा, दो कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट इस एक्सिस के अलोंग होगा और एक इसके परपेंडिकुलर है, एक्सिस के परपेंडिकुलर। ये हमारा एक्सियल डायरेक्शन, ये हमारा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो अगर हम मान ले, लेट अस कंसीडर कि हमारा ये एंगल जो है हमारा अल्फा है, मान लेते हैं, कंसीडर कर लिया कि ये जो एंगल है वो अल्फा है और अल्फा चेंज नहीं होगा, अल्फा चेंज नहीं होगा। रीजन क्या है कि ऐसा टाइप का हो रहा है, देखिए ये ऐसा, वो जो पॉइंट है एक्चुअली वो आपने नहीं किया है, यानी यहाँ से आपने एक्सिस से एक लाइन ड्रॉ कर दो। आप इसको प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं कि यहाँ से जो इस पॉइंट को जब हम ऐसे रोटेट कराएंगे, एक्चुअली सेंटर से जो लाइन है और ये जो पेरीमीटर से जो हमारा हम रोटेट करा रहे हैं, उनके बीच का जो एंगल होगा वो चेंज नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, और अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो ये आर वेक्टर और ये जो डी बी है, चूंकि वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, इसका मतलब ये एंगल जो होगा वो अल्फा हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो डी बी का जो वेक्टर है, ये डी बी का जो कंपोनेंट मतलब परपेंडिकुलर वाला होगा वो होगा डी बी साइन अल्फा, नहीं डी बी कॉस अल्फा, सॉरी डी बी कॉस अल्फा, ये हो जाएगा डी बी कॉस अल्फा। और ये वाला जो हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे 90 माइनस अल्फा है, तो ये हो जाएगा आपका डी बी कॉस 90 माइनस अल्फा। हमेशा कॉस से कंसीडर करो आप, गलती नहीं होगा। तो ये होगा आपका डी बी साइन अल्फा इज इक्वल टू डी बी, यानी कि इधर जो होगा डी बी साइन अल्फा और ऊपर वाले में क्या होगा डी बी कॉस अल्फा। अब आप एक बात बताओ, जो नीचे वाला ये वाला मैग्नेटिक फील्ड था उसका भी तो मैग्नीट्यूड सेम था, तो मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे भी आप एंगल देख सकते हो कि एंगल कितना होगा, एंगल आप चेक कर लो कि एंगल की वैल्यू कितनी होगी। आप देखेंगे कि ये जो एंगल है, एक्चुअली ये जो एंगल आपका बनेगा वो आपका बनेगा 90 माइनस अल्फा, जो कि डी बी साइन अल्फा इधर, और यहाँ पे आपको मिलेगा डी बी कॉस अल्फा। ये आपको मैं होमवर्क देता हूँ, प्लीज़ इसको वेरीफाई करो। ये सभी चीज़ें से मैंने एक चीज़ कर दिया, इसको आप वेरीफाई करें और आप देखेंगे कि डी बी कॉस अल्फा जो एक इधर है और एक डी बी कॉस अल्फा अब एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देगा। इसका मतलब हमारा ये हर एक चीज़ में होगा। देखिए डीएल आपने यहाँ मिला, डीएल एग्जैक्टली उसके अपोजिट में मिल गया। अच्छा, कहीं से भी अगर आपने ये जो डीएल लेंथ है, इस डीएल के अपोजिट में आपको एक दूसरा डीएल मिल जाएगा, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। और अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें यहाँ पे, तो एग्जैक्टली यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे मिल जाएगा। फिर उसके बाद से मैंने एक चीज़ अभी बोला था कि ये जो एंगल होगा वो 90 माइनस अल्फ़ा कैसे हुआ। तो ये जो एंगल 90 माइनस अल्फ़ा हुआ उसके लिए ऑलरेडी मैंने हिंट भी दिया था कि कैसे होगा, कि ये जो पूरा एंगल है एक्चुअली वो फिक्स है। पूरा एंगल अगर फिक्स होगा तो ये एंगल अगर अल्फ़ा है तो इसका मतलब ये भी जो एंगल होगा वो अल्फ़ा, ये 90 माइनस अल्फ़ा, चूँकि ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, सो दिस एंगल इज अल्फ़ा, सो दिस इज 90 माइनस अल्फ़ा। तो मेरे ख्याल से वो चीज़ आप कर सकते हैं। ओके, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा
उसके बाद से जो मैग्नेटिक फील्ड जो सर्वाइव करेगा ये डीएल लेंथ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे सर्वाइव करेगा वो कितना होगा, डीबी साइन अल्फा, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, इसका मतलब जितना भी मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका जस्ट एक्स कंपोनेंट ही सर्वाइव करने वाला है। और हमको क्या चाहिए, पूरे लूप की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसका जस्ट समेशन कर देंगे और वो जो समेशन होगा हमारा वो बी के बराबर हो जाएगा। समेशन करने का मतलब क्या हुआ, आपने ये डीएल लिया, फिर उसके बाद से यहाँ डीएल, यहाँ पे डीएल, ऐसा काट काट के फिर उसके बाद से आपने सभी का सम किया और सभी के जो सम का जो मैग्नेटिक फील्ड का जो सर्वाइवल कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, वो डीबी साइन अल्फा होगा। यानी कि जस्ट आपने सम ओवर डीबी साइन अल्फा कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो dB की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा μ0 अपॉन 4 पाई और ये हो जाएगा IDL डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू साइन अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ पे जो साइन अल्फा की वैल्यू होगी हम इस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? तो यहाँ पे हमारा जो साइन अल्फा होगा वो होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर इज बेसिकली r, hypotenuse is small r. So put this value here, what we will get, you will get μ0 upon 4 pi and I dl sin अल्फा की वैल्यू हो जाएगी r बाई आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, कुल मिला करके इसको हम r क्यूब लिख सकते हैं। तो आई डी एल बाई आर क्यूब इंटू आर। अब एक बात बताइए, जो पाइथागोरस थ्योरम से इसी ट्राइंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, क्या हम उसको लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे देखिए, ये जो है r है, ये आपका x है, ये आपका r है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, उससे हमारा हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। एंड अब यहाँ पे हमें r की जगह पे, अच्छा r की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू हाफ। तो हमें तो आर क्यूब की वैल्यू यहाँ पे चाहिए, तो आर क्यूब की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2, क्योंकि क्यूब है 3/2। तो यानी कि b इज इक्वल टू हो गया हमारा कि समेशन ओवर μ0 अपॉन 4 पाई आई डी एल आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। अब बात आती है ये समेशन की, समेशन लगाएंगे किस पे? तो यहाँ पे समेशन लगाने का एक्चुअली क्या है कि समेशन आपको कैसे लगाना है कि यहाँ पे देखें कि अगर आप पूरे सर्कल में राउंड आपने कर दिया, जैसे कि मैंने एक चीज़ बताया था कि ये हमारे पास जो सर्कल था इसमें आप जब एक डीएल आपने कंसिडर किया, फिर दूसरा डीएल, और सभी डीएल की वजह से आपने जब सम कर दिया तो समेशन आपका किस पे लगेगा? देखो, बात यह है कि ये जो r है वो तो r फिक्स है, इस सर्कल का रेडियस फिक्स है, और ये जो x है जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हैं वो पॉइंट चेंज नहीं, वो गिवन पॉइंट है वो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब x चेंज नहीं हो रहा है, r चेंज नहीं हो रहा है, करंट जितनी वैल्यू आपने शुरू में दी थी वही वैल्यू है, आई चेंज नहीं हो रही, μ0 अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है। इसको हम समेशन से बाहर निकाल सकते हैं, तो होगा क्या, μ0 अपॉन 4 पाई आई आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2, और ये हो जाएगा समेशन ओवर डीएल, क्योंकि इसी डीएल को छोटा छोटा जो डीएल है उसी को हम ऐड करके पूरे की पूरी सर्किल बना के रखें। तो ये जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डीएल चूंकि लेंथ है तो, और डीएल को पूरा का पूरा आपने जोड़ दिया तो क्या मिल जाएगा आपको, पूरी सर्किल की लंबाई मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, पूरा सर्कल का लंबाई मिल गया। और जो पूरा सर्कल का जो लेंथ होता है या जो लंबाई है वो किसके बराबर है, वो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल है, और चूंकि इसका रेडियस r है तो समेशन ओवर जो dl होगा वो कितना होगा, 2 पाई कैपिटल R के बराबर होगा। इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, μ0 अपॉन 4 पाई I, और ये कितना हो जाएगा 2 पाई R, और यहाँ पे भी एक R है तो R स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। तो μ0 अपॉन 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2, ये हमारा रहा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास तो इतना है, लेकिन एग्जाम में जब आए तो आप जस्ट यही डेरिवेशन करके नहीं छोड़ेंगे। उसका रीज़न ये है कि चूंकि जब मैग्नेटिक फील्ड पूछा है तो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, आपको बताना पड़ेगा कि वहाँ पे उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, और मैग्नेटिक फील्ड का जो वेक्टर फॉर्म है उसको भी आपको लिखना पड़ेगा।
ठीक है, बिल्कुल उसको लिखना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे चूंकि आपने मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाला है तो वेक्टर फॉर्म किधर होगा, चूंकि डायरेक्शन जो है आपका एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है तो फिर किधर हो जाएगा, यानी कि एक्स डायरेक्शन में अगर हम इसको लिखें, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का जो वेक्टर फॉर्म होगा वो कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म अगर इसको हम बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करें तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड इनटू आई डायरेक्शन हो जाएगा, या एक्स डायरेक्शन जो भी आप कंसिडर करना चाहते हैं। बी की वैल्यू यहाँ से उठा करके रख देना है। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो कि टेस्ला हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद से मैं एक चीज़ बताता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम बात करें कि यहाँ तो एक्सिस पे पॉइंट हो गया, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालना चाहें तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू दिस करंट कैरिंग जो आपका लूप है उसकी वजह से कितना होगा। अब जस्ट आपको ही समझना है कि एट सेंटर कितना होगा, एट सेंटर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा। अब जैसे आप यहाँ पे खड़े हो, आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, आप जहाँ पे खड़े हो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो मैग्नीट्यूड दी गई है वो इतनी दी गई है। अब आप सेंटर की तरफ दौड़ते चले आओ, दौड़ते चले आओ, दौड़ते चले आओ, यहाँ पे आ गए। जैसे जैसे सेंटर पे आएंगे चेंज क्या होगा, चेंज जो होगा एक्चुअली ये जो एक्स डिस्टेंस है वो चेंज होगा, वो धीरे धीरे कम होगा। और जैसे इस सेंटर पे चले आए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सोच के बताइए, एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी एट सेंटर, इट इज 0, क्योंकि सेंटर पे जैसे यहाँ पे रहते ये एक्स की वैल्यू है और ये पहले वाली वैल्यू से छोटी है, यहाँ पे रहते एक्स की वैल्यू जो पहले वाली छोटी है, यहाँ पे रह जाएंगे तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। और उस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर एट सेंटर, यह ज़रूरत नहीं है, इसको आप मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर बी भी लिखाई जा सकता है या B0 भी कर सकते हैं एट सेंटर पे। तो ये किसके बराबर होगा, μ0/4 पाई, और ये इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ये x की जगह पे 0 हो गया और ये 3/2, मतलब क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। आर स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास बचेगा μ0/4 पाई 2 पाई आई ओवर आर। ये हमारा हुआ B0 मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी लिखा जा सकता है μ0/2 इंटू आई बाई आर, ये भी लिख सकते हो आप, और ये भी आपका टेस्ला यूनिट होगा इसका। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज दिस वन। तो ये हमारा हुआ कि सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा। फिर उसके बाद से अब बात आता है कि मैग्नेटिक फील्ड, अब यहाँ पे जस्ट एक बात बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें, B0 का वेक्टर फॉर्म क्या होगा, B0 इसका मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी एक्चुअली वही होगा जो एक्स डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन आप ऐसा लिख सकते हो, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। अब बात करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा जस्ट मैं एक आध दो न्यूमेरिकल्स बता देता हूँ इसमें, जैसे ठीक है ना, हो गया ओके। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम न्यूमेरिकल्स, कि जैसे मेरे पास एक वायर है, करंट कैरिंग मतलब इसके यहाँ पे आई करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन मैंने जो है यहाँ से जस्ट एक DL लेंथ कंसिडर किया है। ये जो DL लेंथ है, मान लेते हैं कि ये DL लेंथ इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर, ऐसा DL लेंथ 1 सेंटीमीटर है और इसके अंदर से आई करंट फ्लो हो रही है, और यहाँ से इसके जस्ट मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट है A, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है लेट अस कंसीडर 1 मीटर। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट A, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो जस्ट बायो सेवर्ट लॉ अप्लाई कर लेना है। क्या होता है, dB या IDL की वजह से वो जो dB है मैग्नेटिक फील्ड अगर इतना हो तो कितना हो जाएगा μ0/4 पाई IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो साइन थीटा क्या है, IDL और ये जो आप जो डिस्टेंस कंसिडर कर रहे हो उसके बीच का एंगल, एंड दैट एंगल इज 90 डिग्री। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि IDL आपका यहाँ पे
आइडियल करेलेशन ये, और जो एंगल आप कंसिडर करोगे यहाँ से जिस पॉइंट को आप मिला रहे हो उस लाइन का के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो हमारा 90 डिग्री होगा। सो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 90 डिग्री है। बाकी सारा चीज़ आपको दिया है, जस्ट वैल्यू पुट करके रिजल्ट कैलकुलेट करना है। मान लेते हैं आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। देन व्हाट इज डी बी, डी बी इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई का वैल्यू आपको पता होगा 10⁻⁻⁷। आई का वैल्यू है 1 एम्पियर। डी एल जो है वो 1 सेंटीमीटर मतलब 0.01 मीटर। साइन यहाँ पे 90 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। तो पूरा का पूरा जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये 10⁻², दैट इज 10⁻⁹ कितना 10⁻² हो जाएगा, यहाँ ऐड कर देंगे 10⁻⁹ और ये टेस्ला। सो डी वी इज इक्वल टू 10⁻⁹ टेस्ला के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि जैसे अगर मेरे पास एक जैसे ऐसा कुछ करके हमारे पास एक, जस्ट इसको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे हमारा मान लेते हैं कि इसका रेडियस अगर आर है, यहाँ पे आई करंट, आई इज इक्वल टू लेट अस कंसीडर 2 एम्पियर की करंट हमारी फ्लो हो रही है और आर इज इक्वल टू 1 मीटर का रेडियस है। इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा अगर हम बात करें तो। ऐसा टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है। इस चीज़ को करने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको आप पूरा कंसीडर ना करो, पहले आप इसको देखो कि इसमें कितना पार्ट है। तो पहला पार्ट हमारा ये स्ट्रेट वाला, दूसरा ये सर्कल वाला पार्ट और तीसरा फिर से स्ट्रेट वाला पार्ट है। ठीक है, अब अभी जस्ट एक चीज़ मैंने बताया था कि अगर मेरे पास एक करंट कैराइंग कंडक्टर है, इसकी वजह से हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो तो बायो-सेवर्ट लॉ से हम दे देते हैं, लेकिन इसी को मैंने बताया था कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो थीटा पे डिपेंड करता है। अगर इस चीज़ को आप धीरे धीरे उठा करके इसके सर के ऊपर ले करके चले जाएं तो इसके जस्ट इस पॉइंट पे, चाहे ये पॉइंट कंसीडर करें चाहे ये पॉइंट, वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 0 या 180, तो उस केस में 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो वायर है, लेट अस कंसीडर वायर का 1 पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, तो 1 पार्ट की वजह से इस पॉइंट पे सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट एग्जैक्टली इसके देखो हेड पे है या नहीं है, तो एग्जैक्टली हेड पे होने से थीटा की वैल्यू 0 हो गई, तो इसके 1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 0 हो जाएगा। सिमिलरली इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी वजह से इसके एकदम बिल्कुल नीचे है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, तो उस केस में वो भी 0। फिर उसके बाद से केवल ये हाफ सर्कल मिला, हाफ सर्कल की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। तो हमको पता है कि फुल सर्कल की वजह से सेंटर पे, अभी हमने जस्ट निकाला कि सेंटर के इसमें अगर आई करंट हमारी फ्लो हो रही है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, μ0/4 पाई आई डी एल, सॉरी कितना होता है, μ0/4 पाई 2 पाई आई ओवर आर, ये होता है हमारे पास। तो क्या हम, ये तो पूरा फुल सर्कल के लिए, तो हाफ सर्कल के लिए कितना होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाफ सर्कल के लिए इसका मतलब जो आप समझ रहे हो वही चीज़ है, उसका हम क्या करेंगे, आधा कर देंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे जो होगा इसका जस्ट आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर C इज इक्वल टू दिस, और ये सभी वैल्यू आप रख दो 10⁻⁷, 2 × 3.14, और क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू हमारा कितना है, आई की वैल्यू है 2 एम्पियर और रेडियस का वैल्यू है आपका ये 1, तो कितना 2 से ये 2 कैंसिल और ये कितना हो जाएगा 6.24, राइट, नहीं 6.28 × 10⁻⁷, और ये हो जाएगा टेस्ला। तो ये हो जाएगा B at C इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये हमारा हो गया। अच्छा, अब मैं आपको जस्ट एक होमवर्क टाइप का दे देता हूँ कि हम जो है जस्ट ये होमवर्क रहेगा, आप प्लीज़ इसको ट्राई करना घर पे कि कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास मान लेते हैं कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे हमारे पास ये है, फिर उसके बाद से ऐसा गया और ये यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, और मान लेते हैं कि एक और ये जो है एग्जैक्टली एकदम बहुत ही पास में है एक दूसरे के, यहाँ पे हाँ कुछ टच नहीं कर रहा है, और यहाँ पे अगर हम कंसिडर कर लें ठीक है, नहीं
इसको आप एक काम करो कि इसको इतना ही करो, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसा ले ले रहे हैं और इसको हम ऐसा कर ले रहे हैं, ओके। अब इस केस में मतलब जो है इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पे मान लेते हैं अगर ये रेडियस r है तो ये जो है जो रेडियस है या इसको अगर r मान लें और इसको हम 2r मान लें, इसके अंदर से जो हमारी करंट फ्लो हो रही है, जो करंट हमारी दोनों में जो करंट फ्लो हो रही है वो I फ्लो हो रही है। तो यहाँ से I करंट फ्लो हो रही है, यहाँ से भी I करंट फ्लो हो रही है। तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू आप याद रखिए कि R इज इक्वल टू लेट अस कंसीडर 1 मीटर है, मान लेते हैं 2 मीटर, और I इज इक्वल टू 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कितना होगा, तो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना होगा, इसको मुझे मतलब कैलकुलेट करके बताना है कि कितना वैल्यू आपकी आ रही है, ठीक है। तो हमारा ये रहा आज का टॉपिक, जो कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो जस्ट मैं समराइज़ कर देता हूँ कि हमने पढ़ा है कि जो बायो-सेवर्ट लॉ होता है उसके बारे में पढ़ा, कि इसके प्रीवियस जो इतना भी लेक्चर था उसमें हम लोगों ने ये किया है कि मैग्नेटिक फील्ड वाज गिवन एक्सटर्नली। मैग्नेटिक फील्ड जितना भी था, जैसे चार्ज पार्टिकल का मोशन हुआ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, करंट कैराइंग कंडक्टर को आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, तो उन सभी में हमने एक चीज़ किया है कि मैग्नेटिक फील्ड को एक्सटर्नली माना है कि आपको गिवन था। इस लेक्चर में हमने क्या किया बायो-सेवर्ट लॉ में, कि किसी करंट कैराइंग वायर या कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, ऑफ कोर्स ये करंट कैराइंग कंडक्टर हमने लिया था, करंट कैराइंग कंडक्टर की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो एग्जैक्टली हमने वो मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट किया था, राइट, और डायरेक्शन बताया। फिर उसके बाद से हमने एक चीज़ देखा, रिलेशन बिटवीन दी सम क्वांटिटीज एप्सिलॉन 0 एंड म्यू 0 के बीच का। फिर देखा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर करंट कैराइंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, और वो हमने देखा कि लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता था, म्यू 0/4π2πr² + x² + 3/2, और इसका वेक्टर फॉर्म भी हमने देखा। फिर उसके बाद से उसी में थोड़ा मॉडिफाई करके हमने देखा कि उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद से हमने थोड़ा सा कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस किया, ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर मतलब जो है पसंद आएगा, और आप जो है इसको देखिए, और अगर कुछ डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो, and in the next topic we will discuss further about some another interesting topics, of course followed by this NCERT, and that will also be based upon this moving charges and magnetism chapter, okay। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और आप जो है जो भी होमवर्क दिया गया है उसको आप कीजिए, और जो भी टॉपिक पढ़ाया गया है आप उसको अच्छे से पढ़िए। और दूसरा चीज़, एक चीज़ और बोलने वाला था मैं इसमें कि आप जो है अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए मेरा, तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं आपको नोट प्रोवाइड करा दूंगा। बोर्ड लेवल का एटलीस्ट मेरे पास नोट्स है, आई विल शेयर विथ यू ऑल। और फिर उसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक भी इसी चैप्टर से होगा, जो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म है। जो फर्दर टॉपिक्स है आप एनसीईआरटी फॉलो करें, जो फर्दर टॉपिक्स है हम उस पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। सो थैंक यू वेरी मच।